अच्छा, तो आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। चाहे आप किराने का सामान खरीद रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हो या घर का किराया दे रहे हो, एक एहसास है जो पीछा नहीं छोड़ता कि पैसा उतनी दूर तक नहीं जा रहा जितनी दूर तक पहले जाता था। महंगाई अब सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं रही, हमारी हमारी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। लेकिन आज हम जो मटेरियल देख रहे हैं वो एक अलग ही सवाल पूछता है। क्या ये महंगाई सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक एक ऊंच नीच वाला दौर है, या इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा सिस्टम काम कर रहा है? आज हम द कंस्पिरेसी बिहाइंड राइजिंग प्राइसेस नाम के एक विश्लेषण की परतों को खोलेंगे जो दावा करता है कि जो हमें दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस विश्लेषण की बात कर रहे हैं वो काफी प्रोवोकेटिव है। यानी ये कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दें। इसका कहना है कि जो हमें एक सीधी साधी आर्थिक समस्या लगती है वो असल में छिपे हुए प्रोत्साहनों यानी हिडन इंसेंटिव्स वाला एक बहुत जटिल सिस्टम है। आज का हमारा लक्ष्य इन विचारों की गहराई से पड़ताल करना है कि ये कितने तार्किक हैं। ठीक है, तो फिर सीधे सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले दावे से ही शुरू करते हैं। ये विश्लेषण कहता है कि महंगाई सरकारों के लिए कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि एक साइलेंट ब्लेसिंग है, एक छिपा हुआ वरदान। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टी बात लगती है। सरकारें तो हमेशा कहती हैं कि वो महंगाई से लड़ रही हैं। बिल्कुल, और यहीं पर यह विश्लेषण अपना पहला तर्क रखता है। सोचिए, दुनिया भर की सरकारों पर खरबों का कर्ज है। जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? पैसे की कीमत वो कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार ने सालों पहले जो भारी भरकम कर्ज लिया था, आज उसे चुकाने की असली लागत कम हो गई है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर सरकार ने 2020 में किसी से 100 रुपये उधार लिए थे और 2025 तक महंगाई के वजह से 100 रुपये की कीमत घटकर मान लीजिए 70 रुपये रह गई, तो सरकार असल में कम मूल्य वाला पैसा लौटा रही है। उनका कर्ज का बोझ असल में हल्का हो गया बिना कुछ किए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो छिपा हुआ प्रोत्साहन है। विश्लेषण ये नहीं कह रहा कि सरकारें जानबूझकर महंगाई पैदा करती हैं, लेकिन वो ये तर्क जरूर देता है कि जब महंगाई बढ़ रही होती है तो उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी या सख्ती दिखाने का कोई मजबूत प्रोत्साहन नहीं होता। एक तरफ आम नागरिक की बचत की कीमत घट रही होती है और दूसरी तरफ सरकार का कर्ज का पहाड़ चुपचाप छोटा हो रहा होता है। तो ये सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि एक तरह की सुविधा है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सरकारें अकेली तो नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया का क्या? स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्रीडफ्लेशन, यानी लालच वाली महंगाई। हाँ, ग्रीडफ्लेशन। और ये सिर्फ एक आकर्षक शब्द नहीं है, इसके पीछे डेटा भी है। ये विश्लेषण मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय की एक स्टडी का जिक्र करता है जिसने 2021 से 23 की महंगाई को देखा। स्टडी का नतीजा चौंकाने वाला था। इस दौरान जो मुनाफा बढ़ा वो बढ़ी हुई लागत से कहीं ज्यादा था। मतलब कंपनियां महंगाई का फायदा उठा रही थीं। तो ये काम कैसे करता है? क्या कंपनियां बस अचानक दाम बढ़ा देती हैं? विश्लेषण के मुताबिक ये एक बहुत होशियार 2 कदमों वाली प्रक्रिया है। पहला कदम है एक कहानी बनाना। कोई भी संकट, चाहे वो कोविड हो, यूक्रेन का युद्ध हो या सप्लाई चेन की समस्या, एक सही मौका देता है। लोग पहले से ही मानकर चलते हैं कि चीजें महंगी होंगी। ये एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है। और फिर दूसरा कदम आता है असली खेल। कंपनियां अपनी लागत में हुई 10% की बढ़ोतरी का बहाना बनाकर कीमतें 25% बढ़ा देती हैं। वो जो अतिरिक्त 15% है वो सीधा उनके मुनाफे में जाता है। और ये सब बढ़ती लागत और वैश्विक समस्याओं के पर्दे के पीछे होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये वाकई एक साजिश है या ये बस स्मार्ट बिजनेस है? आखिर हर कंपनी मुनाफा ही तो कमाना चाहती है। क्या स्रोत इस पर कोई सफाई देता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत का जवाब है कि देखिए, इसके लिए किसी सीक्रेट मीटिंग में बैठकर साजिश रचने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम का एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। जब बाजार में हर कोई कीमतें बढ़ा रहा हो और आपके पास ऐसा करने का एक जायज कारण भी मौजूद हो, तो ज्यादातर कंपनियां वही करेंगे जो उनके शेयरधारकों के लिए फायदेमंद है। ये एक अनकहा नियम बन जाता है। अगर बाकी सब कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे?
और ये अनकहा नियम सिर्फ बिस्किट या साबुन बनाने वाली कंपनियों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? स्रोत तो एक ऐसे खिलाड़ी की तरफ इशारा करता है जिसके बिना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। बिल्कुल। तेल, ऊर्जा, महंगाई का सबसे बड़ा छिपा हुआ ड्राइवर है। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ हमारी गाड़ी का सफर महंगा नहीं होता। फैक्ट्रियों को चलाने की लागत, खेतों से सब्जियों को बाजार तक लाने का ट्रांसपोर्ट, बिजली बनाने का खर्च, घर बनाने का सीमेंट सरिया, सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन तेल की कीमतें इतनी अस्थिर क्यों रहती हैं? कभी आसमान पर, कभी नीचे। स्रोत इसके पीछे 3 बड़े कारण बताता है। एक, ओपेक देश, जो तेल के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और अपनी मर्जी से सप्लाई घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों के बीच का भू राजनीतिक तनाव। और तीसरा, तेल का वायदा बाजार। एक मिनट, ये वायदा बाजार या फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है? आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब होता है? सरल शब्दों में ये एक ऐसा बाजार है जहां निवेशक और बैंक आज के दाम पर भविष्य में तेल खरीदने या बेचने का सौदा करते हैं। वो असल में तेल नहीं खरीदते, बस उसकी कीमत पर सट्टा लगाते हैं। और इसी सट्टेबाजी की वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, जिसका असल सप्लाई और डिमांड से कई बार कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब जब हम और आप पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं तो कहीं और कोई सिर्फ अंदाजा लगाकर अरबों कमा रहा होता है। यही वो बिंदु है जिसे स्रोत साजिश वाला एंगल कहता है। उसका तर्क है कि ये महज संयोग नहीं है कि जब आम लोगों की जेब कट रही होती है, उसी वक्त बड़ी ऊर्जा कंपनियां, तेल व्यापारी और तेल संपन्न देश रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ का नुकसान, कई ताकतवर लोगों का सीधा सीधा फायदा है। ऊर्जा की तरह ही एक और चीज है जो अब जरूरत से ज्यादा एक निवेश बन गई है, और ये शायद हम में से बहुतों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। घर। विश्लेषण में एक बहुत सख्त लाइन लिखी है, आवास अब जरूरत नहीं रहा, ये एक निवेश संपत्ति बन गया है। और इस खेल के खिलाड़ी बहुत बड़े और ताकतवर हैं। स्रोत ब्लैक रॉक और गोल्डमैन सैक्स जैसे विशाल इन्वेस्टमेंट फंड्स का नाम लेता है, साथ ही सॉवरेन वेल्थ फंड यानी दूसरे देशों के सरकारी फंड और बड़े बिल्डर कार्टेल। ये लोग बाजार में उतरकर हजारों घर और अपार्टमेंट्स एक साथ खरीद लेते हैं, रहने के लिए नहीं बल्कि एक संपत्ति के तौर पर रखने के लिए। और उनका तरीका बहुत सरल है, सप्लाई पर कब्जा करो, बाजार में एक कृत्रिम कमी पैदा करो और फिर कीमतें बढ़ाओ। हम ये अपने शहरों में देख रहे हैं, गुरुग्राम, बेंगलोर, मुंबई में घर खाली पड़े हैं लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। और इस सिस्टम में सबको फायदा है। बैंकों को लोन पर ब्याज मिलता है, बिल्डरों और निवेशकों को मुनाफा, और सरकार को स्टैंप ड्यूटी से मोटी कमाई होती है। अब पहला घर खरीदने का सपना देख रही है। ये एक ऐसा धीमा शोषण चक्र बन जाता है, जैसा कि स्रोत कहता है, एक ऐसी खामोश साजिश जिसमें कोई एक विलेन नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही संपत्ति मालिकों को और अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। अगर ये सब कुछ इतना साफ है तो इस पर हर रोज बड़ी बहसें क्यों नहीं होती? लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? यहीं पर विश्लेषण मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाता है। हाँ, उसका तर्क है कि लोग तभी विरोध करते हैं जब उन्हें पूरी सच्चाई का पता हो, जब जागरूकता हो, और मीडिया का काम अक्सर इसी जागरूकता को प्रबंधित करना होता है। हमें महंगाई के बारे में क्या बताया जाता है? कि ये एक वैश्विक समस्या है, ये सप्लाई चेन की वजह से है, ये युद्ध के कारण है। सही। और ये बातें गलत नहीं है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सिर्फ आधा सच है। तो पूरा सच क्या है? बिल्कुल, जो कहानी छुपाई जाती है वो है कॉरपोरेट की रिकॉर्ड मुनाफाखोरी, रियल एस्टेट में जानबूझकर कीमतें बढ़ाने का खेल और केंद्रीय बैंकों की ढीली नीतियां। और फिर स्रोत एक बहुत चुभता हुआ सवाल पूछता है, मीडिया के सबसे बड़े विज्ञापनदाता कौन हैं? बैंक, रियल एस्टेट कंपनियां, बड़ी फूड कंपनियां, ऊर्जा कंपनियां? तो सवाल ये है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कौन करेगा? और ये सब हमें उस बिंदु पर ले आता है जिससे विश्लेषण सबसे गहरा सच कहता है, ये कि महंगाई का असली खेल कीमतें बढ़ाना नहीं बल्कि धन का हस्तांतरण करना है। ये अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती है। इसका तरीका बहुत सरल लेकिन बेहद क्रूर है। आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग का ज्यादातर पैसा नकद या बैंक की बचत में होता है। महंगाई इस पैसे की खरीदने की ताकत को हर दिन दीमक की तरह खा जाती है।
दूसरी तरफ अमीरों का पैसा संपत्ति यानी एसेट्स में लगा होता है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, सोना। महंगाई के दौर में इन चीजों की कीमत तेजी से बढ़ती है। विश्लेषण 2020 से 2025 के कुछ आंकड़े देता है जो इस फर्क को साफ दिखाते हैं। एक तरफ किराने का सामान 25% और किराया 40% महंगा हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट 60% और रियल एस्टेट 84% ऊपर गया। संदेश साफ है, जिनके पास पहले से संपत्ति थी, महंगाई ने उन्हें इनाम दिया, और जिनकी बचत नकद में थी, उन्हें सजा मिली। और यहाँ स्रोत का निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। ये गलती से नहीं है, ये डिजाइन द्वारा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो संपत्ति के मालिकों को पुरस्कृत करता है और सिर्फ मेहनत से पैसा बचाने वालों को दंडित करता है। ये चुपचाप समाज में आर्थिक असमानता की खाई को और भी गहरा करता जाता है। इस पूरी कहानी में एक आखिरी और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सेंट्रल बैंक। हमें तो यही लगता है कि उनका काम महंगाई को रोकना है। वो ब्याज दरें बढ़ाकर यही तो करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो कोशिश करते हैं, लेकिन स्रोत का तर्क है कि उनका असली मकसद महंगाई को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे प्रबंधित करना है। एक नियंत्रित आग की तरह, जिसे बुझाया नहीं जाता, बस फैलने से रोका जाता है। लेकिन क्यों वो उसे पूरी तरह से रोक क्यों नहीं देते? क्योंकि थोड़ी बहुत महंगाई, आमतौर पर 2-3% पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। इससे सरकार को टैक्स से ज्यादा कमाई होती है, पुराना कर्ज चुकाना सस्ता हो जाता है, जैसा हमने पहले बात की। संपत्ति की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इससे आर्थिक गतिविधि चलती रहती है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। क्या विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि जब महंगाई बढ़ती है तो एक व्यक्ति के तौर पर आपके पैसे की ताकत कम होती है, लेकिन कागज पर पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत और सक्रिय दिखती है। जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां व्यक्तिगत नुकसान को सामूहिक प्रगति के तौर पर पेश किया जाता है। तो हमने सरकार, कॉरपोरेट, ऊर्जा, घर, मीडिया और सेंट्रल बैंक सबको देख लिया। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? क्या महंगाई एक हादसा है? स्रोत के मुताबिक नहीं। क्या ये कोई गहरी साजिश है? शायद। पूरी तरह से नहीं। सच इन दोनों के बीच में है। हाँ, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो महंगाई सिर्फ बढ़ती कीमतें नहीं है, यह एक उपकरण है। पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम करने का उपकरण, धन को चुपचाप कामगार वर्ग से संपत्ति वाले वर्ग में ट्रांसफर करने का उपकरण, सरकारों के कर्ज का बोझ हल्का करने का उपकरण और वैश्विक शक्ति संरचना को बनाए रखने का उपकरण। और विश्लेषण का अंत एक ऐसी लाइन से होता है जो दिमाग में बैठ जाती है। महंगाई सिस्टम में कोई खामी नहीं है, महंगाई सिस्टम है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें इस पूरी समस्या को देखने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, यह कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि उस आर्थिक मशीन का एक जरूरी पुर्जा है जिसमें हम सब जी रहे हैं। और आज की इस चर्चा को हम श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे जो इस विश्लेषण से ही निकलता है। अगर ये सिस्टम वाकई इसी तरह से काम करता है, तो एक आम इंसान की वित्तीय रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना होना चाहिए जिसकी कीमत हर दिन घट रही है, या फिर उस संपत्ति के खेल को समझने और उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसे ये सिस्टम इनाम देता हुआ दिखाई देता है? बढ़ती कीमतें कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक छिपी हुई वैश्विक साजिश का हिस्सा हैं जिसे हमें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है।